आप विद्यार्थियों को लैब रैट नहीं बना सकते, आप उन्हें प्रयोगशाला के चूहे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिछले 10-12 साल में इसी विश्वविद्यालय ने कम से कम 5 से 6 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट स्ट्रक्चर्स देखे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के साथ इतनी तेज़ी से किए जा रहे इतने ज़्यादा बदलाव हितकारी तो हो नहीं सकते। उन्हें ये आशंका है कि वे इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे या उन्हें धकेल दिया जाएगा, बाहर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। विद्यार्थी तो खैर मजबूरन, चूँकि उनके पास स्वाभाविक तौर पर पब्लिक फंडेड एजुकेशन के तौर पर DU, JNU, जामिया जैसे विश्वविद्यालय ही खास तौर पर दिखाई देंगे, तो वे तो यहाँ आना ही चाहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मैं आर्ट फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के पास मौजूद हूं और ये एकाएक तमाम यहाँ पर आप सभी को पता है, दिल्ली विश्वविद्यालय तो सपने जैसा होता है उन तमाम छात्रों के लिए जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर की सच्चाई आप साफ तौर पर देखिए, एक एक पोस्टर पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एक एक पोस्टर किस प्रकार से अपने आप में कहानी बयां कर रहा है। तमाम दिग्गज लोग भी आए थे। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि छात्रों के साथ तमाम यहाँ पर प्रोफेसर्स भी थे और इस वक्त खास तौर पर मैं बातचीत करना चाहूँगी सर से। क्या कहना चाहेंगे, आज किस प्रकार की चर्चाएं रही हैं आप लोगों को? ये विद्यार्थियों के संगठन ने एक रिपोर्ट कार्ड यानी कि एक सर्वे रिपोर्ट आज जारी की, जिसमें लगभग 4000 विद्यार्थियों से, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने FYUP में एडमिशन लिया है, उन लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। राय इधर है और जो आमतौर पर प्रीडोमिनेंटली ये विद्यार्थियों को लगता है कि जो FYUP है वह उनके लिए हित में नहीं है। उन्हें ये आशंका है कि वे इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे या उन्हें धकेल दिया जाएगा, बाहर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। टीचर्स के तौर पर भी हम लोगों को लगता है कि FYUP जो कि दूसरा संस्करण है, 2012-14 के बीच में एक बार पहले FYUP लागू करने की कोशिश की गई थी और हम लोगों को गंभीरता से लगता है कि प्रशासन को चाहिए कि वे इस पाठ्यक्रम पर फिर से विचार करें। लेकिन सरकार जब से नई शिक्षा नीति लाई है और बताती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से छात्र पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो तो उदाहरण है तमाम अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर वे किसी और विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जिसमें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जहाँ का शिक्षक मैं नहीं हूँ, जहाँ का विद्यार्थी मैं नहीं था, तब मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वे उसी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं जिस विश्वविद्यालय का मैं शिक्षक हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ अब दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय की तस्वीर ऐसी नहीं है। विद्यार्थी आशंकाओं से भरे हुए हैं और वो पहले की तुलना में कम सीख रहे हैं, उनके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं और सबसे डरावनी बात है कि उनके क्लासरूम की डाइवर्सिटी कम हुई है। उनके क्लासरूम में जो एक डाइवर्स क्लासरूम हुआ करता था, दिल्ली विश्वविद्यालय की ताकत केवल उनका पाठ्यक्रम नहीं था, केवल उनकी किताबें नहीं थी, केवल उनके शिक्षक नहीं थे। सबसे बड़ा जो हमारा USP था वह हमारी क्लासरूम की डाइवर्सिटी थी। हमारे क्लासरूम में अमीर, गरीब, शहरी, लड़के लड़कियां, अलग अलग जाति धर्म समुदायों के लोग हुआ करते थे। हमारे क्लासरूम अब उतने डाइवर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसका मुख्य कारण? उसका मुख्य कारण नीतियाँ हैं। अगर आप जिस किस्म की नीतियाँ, मसलन CUET से जब आप प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक तबके के लोग उससे बहिष्कृत हो जाते हैं। स्पीकर्स ने भी इस बात को बार बार बताया। मसलन एक अध्ययन ये बताता है कि महिलाओं की संख्या में को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 33%, 30% की कमी आती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप कोचिंग के आधार पर, जब आप कोचिंग सेंटर्स के आधार पर पहले तैयारी करेंगे, CUET की आएंगे, तो किन लोगों को कोचिंग सेंटर भेजा जाएगा। अच्छा, छात्रों पर तो तनाव है। देखिए इसका प्रतिशत, मैंने ये सारे यहाँ जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, मैंने एक एक करके सारे पोस्टर पढ़े हुए हैं और हर एक पोस्टर, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अपनी ये कहानी बयां कर रहा है। इस पर आप देखिए, ओवरबर्डन महसूस करते हैं DU के तमाम छात्र। इतने फीसदी छात्रों ने हाँ में जवाब भी दिया है। बच्चे तो ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, तनाव की स्थिति में है। प्रोफेसर कितना तनाव में है? वे तनाव में भी हैं और अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो वो गिल्ट में भी है, वो एक अपराध बोध में भी है। मसलन फर्स्ट सेमेस्टर का इवैल्यूएशन जब किया गया, बताया गया कि एक सप्ताह पहले हमें बताया जाता है कि आपको कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना था। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का मतलब है कि वो पहले दिन से शुरू होना था। हमें एक सप्ताह पहले ही पता लगा कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किया जाना था, जिसका मतलब है कि दुर्भाग्यवश अधिकांश शिक्षकों को एक तरह का फर्जी इवैल्यूएशन देना पड़ा। उनको एक सप्ताह के अंदर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के मार्क्स देने पड़े। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, कुल मिला के टीचर्स क्लूलेस हैं,
या फिर उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जिनसे कि वो इस किस्म का इवैल्यूएशन कर सके। यूँ भी जब आप किसी स्थानीय शिक्षक को इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा दे देते हैं, तब एक तरह की डिफॉर्मिटी, एक तरह का विचलन इवैल्यूएशन में आता है। शिक्षक ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, स्थानीय यूनिट ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, विद्यार्थी कमज़ोर हो जाता है, जिसका मतलब है कि विद्यार्थी को फिर जी हजूरी करनी पड़ती है, उस विद्यार्थी को शिक्षक को खुश करना पड़ता है ज़्यादा अंक लेने के लिए। ये किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए, किसी भी मूल्यांकन व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं। सर, आपके एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपको करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं। तो मैं सवाल आपसे सीधा करना चाहूँगी कि क्या ये पॉलिसीज़ छात्रों पर जबरन थोपी जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा? ये कोई पहली पॉलिसी तो है नहीं जो स्टेक होल्डर पर जबरन थोपी जा रही है। हम जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में नीतियाँ लगभग इसी तरीके से बन रही हैं। इस विशेष नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति की पूरी संकल्पना में और ख़ास तौर से उच्च शिक्षा में इस FYUP को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि ये बिना तैयारी के, बिना संसाधनों को दिए हुए और उसके लिए आवश्यक प्रावधान किए बिना लागू की जा रही है, और यह हमारी शिक्षा को और ज़्यादा बहिष्करण वाली शिक्षा, एक्सक्लूड करने वाली शिक्षा बनाने जा रही है। जबरन क्यों थोपा जा रहा है? अगर छात्र स्वीकार ही नहीं करना चाहते, अगर उन्हें वो इतने सक्षम है कि उन्हें नहीं लग रहा है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, तो ज़बरदस्ती क्यों? विकल्प क्या है? विद्यार्थी तो खैर मजबूरन, चूँकि उनके पास स्वाभाविक तौर पर पब्लिक फंडेड एजुकेशन के तौर पर DU, JNU, जामिया जैसे विश्वविद्यालय ही खास तौर पर दिखाई देंगे, तो वे तो यहाँ आना ही चाहेंगे। लेकिन शायद एक समुदाय के तौर पर, एक समाज के तौर पर और सरकार को इसे चाहिए था कि वे इन स्टेक होल्डर्स के साथ, इन विद्यार्थियों के साथ बात करते और नीति में जो सकारात्मक बदलावों की ज़रूरत थी वो करते। आप विद्यार्थियों को लैब रैट नहीं बना सकते, आप उन्हें प्रयोगशाला के चूहे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिछले 10-12 साल में इसी विश्वविद्यालय ने कम से कम 5 से 6 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट स्ट्रक्चर्स देखे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय के साथ इतनी तेज़ी से किए जा रहे इतने ज़्यादा बदलाव हितकारी तो हो नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों की ये बैठक कितनी रंग लाने वाली है? तमाम चर्चाएं की हैं आपने, जिस प्रकार से जातिवाद पे भी किस प्रकार बढ़ रहा है उस पर भी बात की, छात्रों पर दबाव है, तनाव है, उस पर भी बात की। निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए, लोकतंत्र में प्रतिरोध का अपना महत्व होता है, विद्यार्थियों के प्रतिरोध का और ज़्यादा महत्व होता है। मैं तो इस जमावड़े को लेकर, इन विद्यार्थियों को, इस संगठनों को लेकर आशा से देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एक व्यापक आंदोलन में तब्दील हो, और यदि ऐसा ना भी हो तब भी किसी भी प्रतिरोध का हमेशा अपना महत्व होता है। प्रतिरोध कभी जाया नहीं जाता, मैं यही उम्मीद करता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, तमाम छात्रों से भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर सर के एक एक शब्द बेहद मायने थे। तमाम पोस्टर्स भी लगे हैं, मैं एक एक करके आपको पोस्टर्स भी दिखाना चाहूँगी। आप इस पोस्टर की तरफ ज़रा नज़र डालिए कि 19,256 SC ST OBC स्टूडेंट ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो पेश किया जा रहा है। पुश ड्रॉप आउट, ड्रॉप पे कट लगा दिया है, पुश आउट कर दिया गया है। हम तमाम छात्रों से बात करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में और इस खास बातचीत के बारे में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।